हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवान आईक्यू। लास्ट क्लास में अपन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे, जो चैप्टर नंबर 3 था, क्लास 10th का साइंस का। अपन ने सब कुछ पढ़ लिया उसमें से कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती थी, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी। और इस क्लास में अपन उनकी मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कैसे अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे मेटल्स कहाँ से आते हैं, अर्थ के क्रस्ट में से आते हैं, और फिर वो प्योर फॉर्म में होते हैं कि इम्प्योर फॉर्म में होते हैं, उनकी इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं, इन सब के बारे में। और इन सब में अपन ने ग्रुप बना दिए थे कि जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, फिर जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो अपन ने लीस्ट रिएक्टिव वालों को पढ़ लिया था कि उनको कैसे अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव वालों को भी पढ़ लिया था कि अपन कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और इस क्लास में अपन हाईली रिएक्टिव वालों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उनको अपन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का हेडिंग वेडिंग लिख देते हैं एक बार। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता होगा, इन सब के बारे में। जैसे अपन ने ऐसा पढ़ा था कि अगर कोई मेटल होता है तो उसके साथ में या तो सल्फाइड की इंप्योरिटीज होती है, कार्बोनेट की होती है, या फिर ऑक्सीजन की भी होती है। तो अगर सल्फाइड की इंप्योरिटीज होती है ना, तो उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो उसको अपन एक प्रोसेस होता था रोस्टिंग, उससे रिमूव करते थे। अगर कार्बोनेट की इंप्योरिटीज होती थी तो उसको अपन एक प्रोसेस करते थे कैल्सिनेशन से। और अगर ऑक्साइड की इंप्योरिटीज होती थी तो जनरली उसको हीट करते थे, जनरली वो हीट से ही दूर हो जाता था। लेकिन कोई कोई ऐसे मेटल्स होते हैं जो अच्छे से बाइंड कर लेते हैं ऑक्सीजन को, तो उसको अपन को रिड्यूस करवाना पड़ता था कार्बन की हेल्प से, और उस प्रोसेस को बोलते थे स्मेल्टिंग। तो ये सब तो अपन डिस्कस हो चुका था। अब अपन पढ़ रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, उनको कैसे अपन देखेंगे, क्या क्या इंप्योरिटीज होगी उनके बारे में भी। तो हाईली रिएक्टिव कौन कौन से मेटल थे, जो कौन कौन सा ग्रुप बनाया था, तो अपन ने देखा था सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये ग्रुप था हाईली रिएक्टिव वाले मेटल्स का। इनकी रिफाइनिंग कैसे होगी, इनके बारे में। तो जो प्रोसेस यूज होता है ना इनकी रिफाइनिंग के लिए, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या फिर इसका वर्ड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सॉरी। ठीक है, तो जो प्रोसेस यूज होता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को अपन को इस पूरी क्लास में पढ़ना है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर तक ही लिमिटेड है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन तक रिलेटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। जैसे अपन ने ऐसे बोला कि मैंने कॉपर को पूरा कंप्लीट करा, कॉपर की स्टार्टिंग में सल्फाइड इंप्योरिटी थी, तो मैंने उसको रोस्टिंग करी, कॉपर ऑक्साइड बनाया, फिर कॉपर ऑक्साइड को हीट करा तो कॉपर अलग हो गया, ऑक्साइड अलग हो गया, ओवरऑल मेरे को कॉपर मिल गया। पर फिर भी ऐसा होता ना कि थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज बची भी होगी, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज अभी भी है। तो हर मेटल की रिफाइनिंग का जो लास्ट स्टेप होता है ना, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वापस आता है। ठीक है, तो जो भी मेटल्स होते हैं उनको जनरली अपन लास्ट में वापस से इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के, और एक लास्ट में से अपन इसको प्योर फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्योरेस्ट अगर चाहिए तो उसमें लास्ट में एक स्टेप और इंक्लूडेड होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वहीं तक लिमिटेड है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ऐसा नहीं है, ये सब में यूज होता है। ठीक है, जैसे जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, उनके लिए काफी यूजफुल होता है। और हाईली रिएक्टिव में तो ये है ही। तो अपन अब देखते हैं कैसे रिफाइनिंग होती होगी। तो अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर के लिए। ठीक है, तो कॉपर से स्टार्ट करें तो क्या करते होंगे, एक सेटअप लेते हैं। जैसे अपन ने ये एक सेटअप लिया, ये कंटेनर है बस सिंपल सा, इसमें अपन ने दो इलेक्ट्रोड को डाला है। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, जो करंट वाले पॉजिटिव और नेगेटिव वाले एंड्स होते हैं। इन दो इलेक्ट्रोड से एक बैटरी कनेक्टेड है, ये और ये। ठीक है, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ना, ये थोड़ा पतला है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा थिन बनाते हैं, ये इस टाइप का है। ये थोड़ा मोटा है, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो जो लंबी वाली लाइन होती है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, जो छोटी वाली लाइन होती है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ये जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है उसको एनोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अभी अपन सिर्फ सेटअप देख रहे हैं, सेटअप कैसा है। ये पूरा इस तरीके से सेटअप है। अब जो जिसकी रिफाइनिंग करनी है अपन को, जैसे अपन ने ऐसे बोला कि मेरे पास कॉपर है, कॉपर थोड़ा इम्प्योर है, मुझे इसकी रिफाइनिंग करनी है। तो जिस भी मेटल की रिफाइनिंग करनी होती है ना, उसको अपन लगा देते हैं एनोड पे। तो ये पूरा एनोड किसका बना हुआ होगा, कॉपर का, इम्प्योर कॉपर का। तो एनोड पे हमेशा इम्प्योर मेटल को लगाते हैं हर बार। जैसे आपसे वन वर्ड पूछेंगे कि एनोड पे कौन लगाते हैं, प्योर की इम्प्योर, तो उसका आंसर होगा इम्प्योर वाला। हमेशा याद रखना, इम्प्योर मेटल जो होता है वो आता है एनोड पे। उसका रीजन है कुछ, अभी अपन देखेंगे क्या रीजन है। तो ये हो गया इम्प्योर कॉपर।
तो एनोड के ऊपर कौन है, इम्प्योर कॉपर, Cu लिख देते हैं फॉर शॉर्ट। और कैथोड के ऊपर बहुत पतला सा कॉपर होगा जो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म का है, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर एक कॉपर है जो प्योर कॉपर है, ठीक है। अब इसमें एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, ये जो दो रॉड्स है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। एक रॉड होती है पॉजिटिव, एक रॉड होती है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और नेगेटिव वाली नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। पॉजिटिव वाली को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। लेबलिंग थोड़ा बता रहे हैं। और जो लिक्विड होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये अपन का इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो करंट पास होने पे इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसके आयंस बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो करंट पास होने पे आयोनाइज जाएगा, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो उसमें ये प्रॉपर्टी होगी कि करंट पास होने पे वो आयोनाइज हो जाएगा और उसके आयन फॉर्म हो जाएंगे। तो अपन इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे सॉल्यूशन को लेंगे जिसमें मेटल कॉपर हो, जिसकी रिफाइनिंग हो रही है ना, उसका इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। जैसे जिंक की रिफाइनिंग हो रही होती है तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, कॉपर की रिफाइनिंग हो रही होती है तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने इलेक्ट्रोलाइट यूज करा CuSO4, ठीक है। CuSO4 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफाइनिंग किसकी हो रही है, कॉपर की। तो इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ऐसा ही यूज करना जिसकी रिफाइनिंग हो रही हो। जैसे अपन जिंक का ले रहे थे तो जिंक की इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा, और अभी कॉपर कर रहे हैं तो अपन कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ये करंट पास होने पे क्या होगा, ये आयोनाइज हो जाएगा। जैसे CuSO4 है, आयोनाइज होगा तो क्या होगा, आयन फॉर्म होंगे, एक कैटायन बनाएगा एक एनायन बनाएगा। तो कॉपर सल्फेट के आयन फॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार पहले, थोड़ा साइड में एक बार देख लेते हैं आयन कौन से बन रहा है, थोड़ी बार पता होना चाहिए ना क्या क्या है। तो ये CuSO4, ठीक है। CuSO4 के आयन बनेंगे, क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा, सल्फेट अलग हो जाएगा। तो ये होता है आयन Cu2+ और SO4 2-। तो ये आयन फॉर्म होंगे इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। यहाँ पे अपन एक बार इलेक्ट्रोलाइट भी लिख देते हैं। तो ये पूरा है इलेक्ट्रोलाइट का पूरा एक तरीके से सेटअप। ये होता है कि इलेक्ट्रोलाइट में जैसे ही करंट पास होता है उसके आयंस बन जाते हैं, जो आयंस होते हैं वो ये होते हैं। अगर जिंक सल्फेट है तो Zn2+ SO4 2-। अगर एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al3+ SO4 2-। ऐसे करके अलग अलग आयंस फॉर्म होते हैं। बस इतना अपन को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन दोनों बन जाते हैं। जो पॉजिटिव वाले होते हैं उनको कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव वाले होते हैं उनको एनायन बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपन को इलेक्ट्रोलाइट का पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये अपन का पूरा सेटअप आ गया। अब देखते हैं इसमें होता क्या होगा। तो क्या होता है, जैसे ही बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करने के लिए एक स्विच लगा देते हैं, ये अपन का स्विच, ठीक है। जैसे ही ऑन करेंगे स्विच ये ऑन है, ऐसा जो होता है ना साइन, वो ऑन का होता है, और अगर खाली होता तो ऑफ का होता, ठीक है। तो ये ऑन है अपन का, जैसे ही करंट पास होगा इसमें से, मतलब बैटरी ऑन है तो करंट पास होना स्टार्ट होगा। और अपन ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट में से जैसे ही करंट पास होता है तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट CuSO4, तो उसके आयंस बन जाएंगे, मतलब यहाँ पे Cu2+ भी आ जाएगा और SO4 2- भी आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे Cu2+ आ जाएंगे और SO4 2- आ जाएगा, ठीक है। तो अब SO4 2- जो है ना वो नेगेटिव आयन है। तो अपन को पता है कि ऑपोजिट चार्ज जो होता है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो SO4 2- किसके पास जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। और पॉजिटिव वाला कौन है, ये इसी के पास तो जाएगा। SO4 2- इसके पास जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव वाले से इसकी क्या नीड होगी, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के उसमें पड़े हैं। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यहाँ लेना चाहता है। तो ये कुल मिला के माइनस में है ना, कोई भी चीज नेगेटिव वाली होती है जैसे ये, तो उसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसको जाके दे देगा और इसका कॉपर ले लेगा, ठीक है। इसका कॉपर ले लेगा, मतलब यहाँ का एक कॉपर, जो ये वाली रॉड है ना, इसका कॉपर और सल्फेट ने रिएक्ट करके CuSO4 फॉर्म कर लिया, ठीक है, ये वाले कॉपर ने। तो यहाँ से क्या करा, SO4 2- गया, किसके पास में गया, एनोड के पास में, और SO4 2- ने एनोड के कॉपर से रिएक्ट कर लिया, मतलब उसका कॉपर ले लिया। और ये जो Cu2+ है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला Cu2+ है वो तो प्योर है, ठीक है, और वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, नेगेटिव के पास में। तो ये कहाँ गया, ये कैथोड के पास गया, और इसने इस Cu2+ जाके अटैच हो गया, और अटैच होके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपर इकट्ठा हो गया, और यहाँ से एक कॉपर निकल के इधर आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है। इसको थोड़ा सा अलग से बना के देखते हैं, थोड़ा यहाँ पे हॉट स्पॉट हो गया, एक नया डायग्राम का देखते हैं, उसमें समझ आ ही जाएगा। तो थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको समझ आ ही गया। ये अपन की
एनोड वाली रॉड, ये की, और ये अपन का कैथोड। ठीक है, कैथोड इतना, ठीक है। तो ये अपन का प्योर है कॉपर। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बन गए थे Cu2+ और SO4 2-। करंट पास हो चुका था, आयंस बन चुके थे, वापस देख रहे हैं एक बार अपन। तो SO4 2- किसके पास गया है? इसके पास गया है, और उसने क्या करा, इसका एक ले लिया, ठीक है, इसका एक कॉपर ले लिया क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिए और उसका कॉपर ले लिया। तो उसका कॉपर ले चुका है वो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये स्पेस हट चुका है, ठीक है, ये ऐसे जा चुका है, यहाँ से कॉपर जा चुका है, कहाँ पे आ चुका है, ये वाला कॉपर आ चुका है सॉल्यूशन के अंदर। और सॉल्यूशन का जो कॉपर था ना, वो कहाँ जा चुका है, वो यहाँ पे जा चुका है, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गया। ये एक एग्जांपल है। ऐसे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइसिस होता रहेगा, ऐसे बहुत सारे एटम्स ब्रेक होते रहेंगे, SO4 2- यहाँ से बार बार कॉपर को निकालता रहेगा, और इधर सॉल्यूशन का कॉपर जो होगा वो वहां जा जाके अटैच होता जाएगा। थोड़ी देर के बाद में 1-2 घंटे तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, और अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पूरा रॉड था ना, ये पूरा रॉड खत्म हो चुका है, क्योंकि सारा कॉपर क्या आ गया, पानी में। और पानी का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो कॉपर था वो कहाँ चला गया, तो वो इसके पास चला गया, तो यहाँ जाके इकट्ठा होने लग गया। तो थोड़ी देर के बाद में ये रॉड इतनी बड़ी सी हो जाएगी, ठीक है, और ये रॉड जो होगी काफी थिन सी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है, बाकी वाला पार्ट हट जाएगा। इस तरीके से ये पूरा होता है, ठीक है। तो इस पूरे में अपन को ये ध्यान रखना होता है कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, और उसका मैकेनिज्म क्या था। तो मैकेनिज्म यही था कि करंट जैसे ही पास हुआ, उसके आयंस बन गए, आयंस बनने के बाद में क्या हुआ, आयंस नेगेटिव वाले थे वो पॉजिटिव वाले के पास में गए, और जो पॉजिटिव वाले थे वो नेगेटिव वाले के पास में गए। जो नेगेटिव वाले थे उसने कॉपर को डिप्लीट करना स्टार्ट करा, और जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर था वो वहां जाके अटैच होना स्टार्ट हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ से कम होता गया और यहाँ पे इकट्ठा होता गया। और ये जो चीज है ना, ये प्योर कार्बन, प्योर कॉपर होगा, और ये जो इम्प्योर वाला था वो क्या होगा, ये सॉल्यूशन में मिक्स हो चुका होगा। इस तरीके से पूरा ये रिफाइनिंग होती है। पर इसमें क्या होता है, इम्प्योर वाले में कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज भी तो होगी जो इलेक्ट्रोलाइट में डिजोल्व हो जाएगी। डिजोल्व हो जाएगी तो दिखेगी नहीं, पर कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होगी जो डिजोल्व नहीं हो रही है, जैसे गेइंग पार्टिकल्स हो गए या कुछ और हो गया जो डिजोल्व नहीं हो रहा। तो सारी इंप्योरिटीज क्या यहीं से तो गिर रही होगी, यहीं सारी गिर रही होगी, और यहाँ पे आके वो सारी इंप्योरिटीज इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, सारी इंप्योरिटीज का एक ढेर बन जाता है। सारी इंप्योरिटीज यहाँ पे डिजोल्व हुई हुई जो नहीं होती है वो यहाँ आके इकट्ठी हो जाती है। तो जो इनसॉल्युबल होती है ना, वो वाली इंप्योरिटीज यहाँ पे आती है। तो बुक में इसको, इस चीज को किससे डिनोट करा हुआ है, एनोड मड से, ठीक है। एनोड मड क्या होता है, जो भी इंप्योरिटीज जो होती है, जो इम्प्योर कॉपर में होती है, जो डिजोल्व नहीं हो पाती है, वो सारी नीचे आके इकट्ठा होने लग जाती है, और वो सारी इकट्ठी हो जाती है, डिजोल्व नहीं होती तो वो यहीं पड़ी रहेगी, तो एनोड के नीचे आके इकट्ठी होती है। तो एनोड मड कहाँ बनता है, एनोड के नीचे, कैथोड के नीचे नहीं, ठीक है। जहाँ पे भी इम्प्योर का पार्ट पड़ा होगा ना, वहीं पे बनेगा ना वो। और इम्प्योर पार्ट कहाँ पड़ा था अपन का, एनोड पे। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो अब आपको ये सब याद रखना होगा अच्छे से, ये पूरा होता है प्रोसेस। अब इसके थोड़े बहुत रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है। तो ये अपन का है कैथोड, ठीक है। कैथोड पे क्या हुआ है, Cu2+ वहां पे गया है। Cu2+ तो स्टेबल होगा नहीं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो क्या होगा, Cu2+ गया, उसने कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लिए, और वो बन गया कॉपर, प्योर कॉपर बन गया, यहाँ जाके प्योर कॉपर बन गया। और एनोड पे क्या हुआ है, एनोड पे इसने क्या करा है, Cu ने SO4 से रिएक्ट करा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया वो, तभी वो वहां गए, ठीक है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ऊपर गए और इस साल के पास में गए, तभी तो ये यहाँ से अट्रैक्ट हुआ है। ये पॉजिटिव वहां पे गया, नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ तभी तो हुआ होगा। और वो नेगेटिव कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया था वो, और वो ऊपर तक गए, ठीक है। तो ये पूरा हुआ एनोड पे। तो एनोड पे क्या लिखेंगे, तो एनोड पे कॉपर था, और कॉपर ने क्या करा, खुद तो निकल गया SO4 के साथ में, और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, ठीक है। क्योंकि उसने SO4 से साथ में रिएक्ट कर लिया और 2 अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, उसी से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये पूरा रिएक्शन होता है कैथोड और एनोड पे। अपन को पूरा अच्छे से ध्यान रखना होता है कि यही इंपॉर्टेंट है पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो कौन कौन सी है, एक तो इसका सेटअप, कैथोड और एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो, तो कैथोड पे ये होता है, एनोड पे ये होता है, ठीक है।
कैथोड पे जो होता है इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे होते हैं और एनोड पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स वो छोड़ रहा होता है। आप उसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कैथोड जो होता है ना वो नेगेटिव ही होता है, तो ये किसका एडिशन हो रहा है? नेगेटिव का। और एनोड जो होता है ना पॉजिटिव होता है, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? पॉजिटिव का, है ना? तो आप ऐसे याद रख सकते हो, कैथोड में नेगेटिव का एडिशन होता है और एनोड में पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ईजी है, काफी ईजी है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये पूरी होती है। इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज करना तो देख लेते हैं एक बार, पूरा वापस कंपाइल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हुआ एक बार वापस देखते हैं। सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अपन उसी सॉल्यूशन का लेंगे जिसकी रिफाइनिंग हो रही है। जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया जिंक सल्फेट का और रिफाइनिंग कर रहा था कॉपर का, तो गलत हो जाएगा, तो फिर रिफाइनिंग नहीं हो पाएगी, फिर वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो नहीं चल रहा है, अपन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। तो अपन को इलेक्ट्रोलाइट हमेशा उसी मेटल का लेना होता है जिसकी रिफाइनिंग हो रही होती है। तो अपन ने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट लिया। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास होता है तो उसके आयंस बन जाते हैं, और आयंस बन जाते हैं Cu2+ और SO4 2-। ठीक है, ये पानी के अंदर आयंस बन चुके हैं, करंट पास हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? Cu2+ अट्रैक्ट होगा नेगेटिव वाले से, और नेगेटिव वाला होता है कैथोड। और SO4 2- कहाँ अट्रैक्ट होगा? तो SO4 2- पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होगा, और जो पॉजिटिव वाला होता है उसको बोलते हैं एनोड। SO4 2- एनोड से कॉपर को ले लेगा और उससे 2 इलेक्ट्रॉन छुड़वा के ऊपर भेजेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर आके यहाँ आ जाके इकट्ठे होंगे, और ये नेगेटिव है वैसे भी, Cu2+ पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे और कॉपर चला जाएगा वहाँ पे। तो ये जो प्योर कॉपर है वो वहाँ जाके इकट्ठा होने लगेगा, और इम्प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन में आता जाएगा। इम्प्योर कॉपर के साथ साथ में इम्प्योरिटीज भी आएगी, कुछ इम्प्योरिटीज डिजोल्व होके होगी, कुछ नहीं हुई होगी। जो डिजोल्व नहीं होती है वो यहाँ की इकट्ठी हो जाती है, और उसको बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, तो ये पूरा रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। सिंपल सा प्रोसेस है, बस हमको थोड़े रिएक्शंस अच्छे से पता होने चाहिए कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। ठीक है, आयंस का पूरा फॉर्मेशन है, आयंस का पूरा गेम है। इलेक्ट्रोलाइटिक है ना, इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, आयंस बनते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ठीक है, अच्छे से अपन को आ चुका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। थोड़ा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अपन सब में करेंगे। सोडियम है, हाईली रिएक्टिव है, तो उसकी भी रिफाइनिंग कैसे होती होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक से ही होती है। उसमें रोस्टिंग वोस्टिंग का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो तो सबसे रिएक्ट करा हुआ होता है। तो अपन सोडियम को क्या करेंगे? सोडियम का जो भी इम्प्योर वाला पार्ट है उसको अपन बना देंगे एनोड, उसकी रिफाइनिंग करेंगे तो कैथोड पे आ जाएगा प्योर सोडियम। इसी तरीके से उसकी रिफाइनिंग होती है। ठीक है, सोडियम के रिएक्शंस कैसे कैसे होंगे कैथोड और एनोड पे, तो यही सब फिक्स्ड ही है। यहाँ पे क्या होगा? सोडियम की बात हो रही होगी तो सोडियम होगा तो Na होगा, Na+, Na की वैलेंसी क्या होती है? तो 1+ होती है, तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स में Na। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा होगा? Na अकेला होगा और गिव्स में हो रहा होगा Na++ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा होगा पॉजिटिव आयन का, जैसा आपने पढ़ा था। और कैथोड पे क्या हो रहा होगा? नेगेटिव जो चीज होगी वो ऐड हो रही होगी। कैथोड एक नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव चीज की उसमें जुड़ाव हो रहा होगा। ठीक है, तो ये पूरा था अपन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये पूरा खत्म होता है, मतलब अपन ने अब सारी मेटलर्जी पढ़ ली है, तीनों सेक्शंस की पढ़ ली है। हाईली रिएक्टिव आएंगे तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से कर लेंगे। मॉडरेटली रिएक्टिव आएंगे तो दो तरीके, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और लीस्ट रिएक्टिव आएंगे तो जनरली वो ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, सिंपल हीटिंग पे अलग अलग हो जाता है। और कभी कभार वो सल्फाइड के साथ में होते हैं, तो सल्फाइड के साथ में होंगे तो पहले रोस्टिंग करेंगे और फिर ऑक्साइड को गर्म करके अलग अलग कर देंगे। लीस्ट रिएक्टिव में अपन ने मर्क्यूरी और कॉपर के एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो ये पूरा खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन का मतलब होता है कोई भी चीज का एडिशन। ठीक है, कोई मेटल है उसके ऊपर कोई चीज का एडिशन हो जाना, वो किसी ऑक्साइड का गेन कर ले या किसी के सल्फाइड का गेन कर ले या किसी कार्बोनेट का गेन कर ले, तो उससे उसकी जो एक तरीके से बोलते हैं स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है, तो उस चीज को बोलेंगे वो। जैसे अपन ऐसे बोलते हैं वुड है। ठीक है, अपन के घर पे जो वुड होती है, पूरे घर पे वुड लगी हुई होती है, पर टाइम के साथ में उसकी वीकनेस आ जाती है क्या? मतलब वो स्ट्रांग रहती है कि नहीं रहती है? एक स्ट्रांग जो अपन की प्योर वुड होती है वो, और 5 साल की बाद की वुड। जैसे मैंने ये स्ट्रांग वुड लिए, बहुत करने में ब्रेक करने में इसको बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन एक जो वुड थी जो थोड़ी मतलब ऐसे मॉइस्चर वॉइस्चर के चक्कर में थोड़ी खराब हो गई, उसको मैंने ब्रेक किया तो इजीली टूट गई। तो ये एक तरीके से क्या हुआ, वुड का रिएक्शन हो चुका था आसपास के मॉइस्चर से, और उसमें कुछ थोड़े बहुत जर्म्स वर्म्स भी लग जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, उसकी वजह से भी वो खराब हो गई। तो वो तो वुड की बात है, वो ऑर्गेनिक चीज है। पर मेटल्स जो है वो तो इनऑर्गेनिक चीज है, तो उसमें क्या होता होगा? मेटल्स जो होते हैं उसमें क्या होता होगा कि उसकी पावर खत्म हो जाती है या उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। तो वो सबसे सबसे बड़ा रीजन कौन है? वो है कोरोजन। ठीक है, मेटल्स आसपास की चीजों से रिएक्ट कर लेता है और उसकी वजह से उसकी स्ट्रांगनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, तो कोरोजन काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वही पढ़ने वाला है। एक बार उसको डिफाइन कर लेते हैं।
ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, मेटल्स जनरली रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर टू फॉर्म देयर सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो अपने आसपास की गैसेस से रिएक्ट कर लेते हैं ताकि सल्फाइड बन जाए, कार्बोनेट बन जाए और ऑक्साइड्स बन जाए, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो ये पूरा कोरोजन होता है। कोरोजन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आयरन से रिलेटेड है। आयरन क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करता है और फिर वो आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। तो आयरन जो है वो ऐसा नहीं कि कोरोजन सिर्फ आयरन से रिलेटेड होता है। कोरोजन जो है वो सबसे रिलेटेड है। कॉपर का भी कोरोजन होता है, जो सिल्वर होता है उसका भी कोरोजन होता है, और जो भी अपन के आसपास चीजें हैं उन सबका कोरोजन होता है, जो भी मेटल्स हैं। तो अपन किस किस के पढ़ने वाले हैं, तो अपन पढ़ने वाले कॉपर का, आयरन का और सिल्वर का। ये मेन है। बाकी सबका भी होता है, जैसे एल्यूमिनियम की भी ऑक्साइड बन जाती है, जिंक की भी ऑक्साइड बन जाती है। पर अपन मेनली किन किन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉपर, आयरन और सिल्वर। ठीक है, इनकी कोरोजन के बारे में अपन पढ़ेंगे। इससे पहले कोरोजन और रस्टिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस अपन को पता चल जाए कि कोरोजन और रस्टिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, मेटल के साथ में ऑक्सीजन का रिएक्ट हो जाना, सल्फाइड का रिएक्ट हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट हो जाना, वाटर का रिएक्ट हो जाना, ये सब जो होता है वो सब कोरोजन है। कोई भी एक चीज हो उसमें से वो कोरोजन कहलाएगा। ठीक है, मेटल का रिएक्ट होना, इन सब किसी में से भी। लेकिन रोस्टिंग जो होती है ना, वो आयरन से रिलेटेड है। आयरन का रिएक्शन O2 और H2O के साथ में। रोस्टिंग नहीं, रस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग ही घूम रहा दिमाग में, कोई नहीं, रस्टिंग है और कोरोजन अलग है। ठीक है, तो कोरोजन जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि मेटल का रिएक्शन होना कोई भी एक्सटर्नल चीज से, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो, इन सबसे या वाटर से भी। लेकिन जो रस्टिंग होती है वो सिर्फ रिलेटेड होती है ऐसा मेटल जो आयरन है, और आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और H2O के साथ में, तो ये बोलते हैं रस्टिंग। तो कोरोजन का एक पार्ट है रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन और रस्टिंग सेम नहीं होते, अपन ऐसा नहीं बोल सकते कोरोजन इज ऑल्सो नोन एज रस्टिंग। अपन ऐसा बोल सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग। ठीक है, कोरोजन जो आयरन का होता है ना, उसको अपन रस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि ये देखो ये पूरा सेम ही तो है, मेटल है। मेटल कौन है, आयरन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कोरोजन ही तो हुआ। पर जो आयरन का कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कोरोजन और रस्टिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें। ठीक है, तो अपन अब रिएक्शन देखते हैं इन सबके पूरे पूरे कि कैसे कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले अपन वही देख रहे हैं, अपन आयरन का देख रहे हैं। तो अपन की बुक में एक एक्टिविटी है। क्या एक्टिविटी है, 3 टेस्ट ट्यूब्स लिए, ये टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2 और ये टेस्ट ट्यूब 3। सब में आयरन नेल्स है। ये आयरन नेल्स है, इसमें भी आयरन नेल्स है, इसमें भी आयरन नेल्स है, इसमें भी आयरन नेल्स है। इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या करा, इस वाली टेस्ट ट्यूब में यहाँ तक पूरा वाटर फिल कर दिया। ठीक है, पूरा वाटर फिल कर दिया और ऊपर से एक ऑयल की लेयर लगा दी। ऑयल जो होता है ना वो वाटर फ्लोट करता है, क्योंकि उससे कम डेंस होता है तो वाटर के ऊपर ही रहेगा। इस वाली टेस्ट ट्यूब में क्या करा, इस वाली टेस्ट ट्यूब में यहाँ तक पानी भरा और उसको ओपन ही रखा है। ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या करा, पानी नहीं रखा, यहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं है, लेकिन इसको ओपन में रखा हुआ है पूरा। इसमें मतलब आसपास में एटमोसफियर है, इसमें गैसेस वैसे सब आ सकती है, लेकिन वाटर नहीं है। तो थोड़े दिनों के बाद में अपन ऑब्जर्व करना चाहते हैं किसमें रस्ट फॉर्म हुई। तो इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में किसकी प्रेजेंस है, इस वाले में वाटर की प्रेजेंस है, H2O की। पर ऑयल की वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक गैसेस अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि ऑयल की लेयर जो है उससे क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो अंदर नहीं आ पा रही है। लेकिन वाटर इसके आसपास था इस वाले में। इस वाले में क्या हो रहा है, वाटर भी है और O2 भी है। ठीक है, इस वाले में दोनों है। और इस वाले में क्या है, वाटर बिल्कुल भी नहीं है। मॉइस्चर वॉइस्चर जो होगा ना, उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए यहाँ पे एक पाउडर रख दिया। ठीक है, एब्जॉर्बेंट। ठीक है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है। तो 3 टेस्ट ट्यूब्स थी, चेक करा, 5 दिनों के बाद में देखा या फिर 1 महीने के बाद में भी देखा, सिर्फ इसमें रस्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं इस पूरी एक्टिविटी से, कि रस्टिंग के लिए सिर्फ O2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, H2O की भी रिक्वायरमेंट होती है। H2O चाहे मॉइस्ट फॉर्म में हो, पर होना जरूर चाहिए। तो O2 और H2O दोनों चाहिए। जैसे यहाँ पे अपन देखें, यहाँ पे O2 था
पर H2O नहीं था, तो रस्टिंग नहीं हुई। और अगर अपन यहाँ पे देखें, H2O था पर O2 नहीं थी, तो यहाँ पे भी रस्टिंग नहीं हुई। तो रस्टिंग होने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की भी और H2O की भी। तो आयरन की रस्टिंग के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट है। अब अपन रिएक्शन देखते हैं, क्या रिएक्शन होता है। Fe जो होता है वो O2 से रिएक्ट करता है और H2O से भी रिएक्ट करता है, और फॉर्म क्या करता है, वो फॉर्म करता है आयरन ऑक्साइड डॉट XH2O। ठीक है, XH2O का मतलब क्या है, वो X नोन नहीं है, 26, 27, 28 जितने भी होते हैं, पर वो क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं H2O के। कभी भी डॉट H2O लिखा होगा ना, तो समझ आना ये एक सॉल्ट है जो वाटरेटेड है, हाइड्रेटेड है। ठीक है, तो ये जो पूरा होता है ना, इसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, तो ये अपन की पूरी है रस्ट। ये हो गया आयरन से रिलेटेड पूरा खत्म, कि आयरन से रिलेटेड कैसी रस्टिंग होती होगी। तो FeO2 रिएक्ट करके H2O से रिएक्ट कर लेते हैं और ये पूरा कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे आयरन जो होता है ना, ये 3+ में होता है, और 3+ वाला आयरन को बोलते हैं फेरिक। ठीक है, तो रस्ट एक तरीके से फेरिक ऑक्साइड होती है, क्रिस्टल्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये पूरा होता है आयरन की रस्टिंग। ठीक है, आयरन की रस्टिंग के लिए दोनों जरूरी है, O2 भी और H2O भी। ऐसा नहीं लिख सकते थे सिर्फ O2 से रिएक्ट करा, और ऐसा भी नहीं लिख सकते थे कि सिर्फ H2O से रिएक्ट करा। ये पूरा आयरन रस्ट बनता है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है ये। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कोरोजन। कोरोजन ऑफ आयरन बोलो या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन बोलो, एक ही बात है। ठीक है, कोरोजन में क्या होता था, गेन होता था, ये भी गेन ही हो रहा है। बस आयरन की जो कोरोजन होता है उसको अपन ने एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, उसको बोल दिया रस्टिंग। तो ये पूरा पार्ट है रस्टिंग का। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको समझ आ ही गया होगा कि रस्टिंग क्या है, किससे मतलब रिलेटेड है और ये सब क्या क्या है, तो अपन को पता चल गया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, चलो रस्टिंग अपन ने पढ़ लिया कि हाँ रस्टिंग वस्टिंग होती है, पर इसके प्रिवेंशन क्या है, अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अपन ने क्या देखा, एक चीज से बचा लो। जैसे ऑयल की लेयर लगा दी तो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसकी रस्टिंग नहीं हुई थी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, या उसकी ऑयलिंग कर दो, आयरन आर्टिकल जो भी है, या उसकी ग्रीसिंग कर लो। तो अपन प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो उसकी ऑयलिंग कर दें या उसकी ग्रीसिंग कर दें। फर्स्ट तो मेथड ये हो जाएगा। सेकंड क्या होगा, अपन उसको पेंट कर लेते हैं। पेंट करेंगे तो क्या होगा, पेंट से जो होगा, जैसे मैंने ऐसे बोला कि आयरन की सरफेस है, इसके ऊपर मैंने पेंट लगा दिया, तो अगर ऑक्सीजन आ भी रहा होगा तो पेंट से टकराएगा ना, आयरन की सरफेस थोड़ी टकराएगा, तो उससे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। मॉइस्चर वॉइस्चर भले कितना भी हो, पर पेंट की वजह से क्या हो रहा है, आसपास के केमिकल से रिएक्ट नहीं कर पा रहे। तो सेकेंड होता है पेंट, पेंट से भी प्रोटेक्शन हो जाती है। थर्ड आता है, अपन कोई अलग मेटल की लेयर लगा दें इसके ऊपर। ठीक है, अलग मेटल की लेयर लगा दो। जैसे मैंने ऐसे बोला कि आयरन है, उसके ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग कर दी। जिंक जो होता है ना, अब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो जिंक से करेगा, आयरन से नहीं करेगा। तो जब तक वो जिंक से रिएक्ट करेगा, आयरन तो नीचे प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये भी एक तरीके से प्रोटेक्शन मेथड होता है, कोटिंग कर दो कोई मेटल की। तो अपन उस मेथड को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन में क्या होती है, किसकी कोटिंग होती है, जिंक कोटिंग होती है। और एक होता है, ये अच्छी है, बहुत अच्छी साइंस है इसमें। इसमें क्या होता है, एलॉय बना दो। एलॉय से क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है कि अपन ने कुछ आयरन लिया, कुछ दूसरा मेटल लिया, दोनों को एकदम मेल्ट करा दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, तो उससे रस्टिंग काफी कम हो जाती है। ऐसा जनरली ऑब्जर्व हुआ है। तो ऐसा बोलो कि एलॉय कर दो, एलॉइंग कर दो, तो वो भी सही रहता है। ठीक है, तो एलॉइंग करके भी अपन उसको प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। तो कभी भी रस्टिंग के अगर प्रिवेंशन मेजर्स बोलेंगे तो आप ये लिख सकते हो। और मेनली तो अपन का यही है, अभी अपन को पढ़ना है, कॉपर का भी पढ़ना है और सिल्वर का भी पढ़ना है। और बाकी फिर एलॉयस क्या होता है, एलॉयस कैसे कैसे बनते हैं, गोल्ड क्या होता है, ये सब अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। और कल की क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चन भी देख लेंगे, जो मेन मेन क्वेश्चन है उनके बारे में, टाइम बच गया तो। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू। होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं लग रहा तो प्लीज़ बताइए क्या अच्छा नहीं लग रहा, हम ज़रूर उस पर मेहनत करेंगे सही करने के लिए। ठीक है।